नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से मुझे हिंदी की वीडियोस पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। आप सभी से जब ये सुनती हूँ कि आपको मेरा समझाना बहुत अच्छा लगा तो दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने पापा को खोया है। 17 तारीख को ही उनका निधन हो गया था। मैं बहुत उदास थी, पर आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल की इस छोटी सी फैमिली को बढ़ाने में मदद कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो की रिक्वेस्ट की थी मेरी स्वीट यूट्यूब फ्रेंड शालिनी ने। आज हम सभी पढ़ेंगे कृतिका का दूसरा पाठ, ज्योर्ज पंचम की नाक, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। तो इससे पहले कि हम पाठ को समझें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जॉर्ज पंचम थे कौन, जिनकी यहाँ बात की गई है। हम इंग्लिश में इन्हें जॉर्ज फिफ्थ के नाम से भी इनकी बात कर सकते हैं। ये सबसे पहले ब्रिटिश शासक थे और यूके और दूसरे राजमंडल के ही महाराजा नहीं, बल्कि आज़ादी से पहले के परतंत्र भारत के भी सम्राट थे। ये ज़रूर याद रखना दोस्तों कि जॉर्ज ने हमारे देश पर बहुत अत्याचार ढाए थे और इस पाठ में उनकी मूर्ति के बारे में बात की जाएगी। फिर इस पाठ में यूके की रानी एलिजाबेथ का भी जिक्र है, जो अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ आज़ाद भारत का दौरा करने आई थी। तो अब जब हम ज्योर्ज पंचम और रानी एलिजाबेथ के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति प्रिंस फिलिप भारत का दौरा करने वाले थे। यहाँ पर आज़ादी मिलने के बाद की बात हो रही है, तो भारत में उनके आने की बहुत चर्चा हो रही थी। लंदन तथा भारत के अखबारों में रोज़ इस बारे में खबरें छपती थीं। आखिर भाई, रानी का हिंदुस्तान में पधारना कोई मजाक थोड़े ही था। वहीं रानी का दर्जी यानी टेलर, इसको यह समस्या थी कि वो भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर क्या क्या पहनेंगी। भाई, आखिर राजसी ठाट बाट की बात है, उसकी चिंता जाहिर थी। उसके लिए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अखबारों में रानी के बारे में बहुत कुछ छपा, कभी उनके कपड़ों के बारे में, कभी जन्म पत्री, तो कभी प्रिंस फिलिप के कारनामों के बारे में। इनफैक्ट उनके अंडर काम करने वालों के बारे में भी बहुत चर्चा हुई, उनके बावर्ची, नौकर, सिपाही, सबके बारे में। यहाँ तक कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप रही थीं। इंग्लैंड और भारत दोनों में ही बहुत शोर शराबा था। भारत पूरी जान लगाकर रानी के स्वागत की तैयारी में जुटा हुआ था। यह आप देख ही रहे होंगे इस लेख में। अब क्योंकि रानी भारत की राजधानी दिल्ली में पालम के हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, इसलिए देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। दोस्तों, इस पाठ में इसे बहुत ही स्वाभाविक यानी नेचुरल बात बताया गया है, क्योंकि देखिए, हमारा देश तो वैसे भी मेहमान नवाजी के लिए हमेशा से मशहूर है। तो जल्दी जल्दी रानी को खुश रखने के लिए, उनकी इज्जत रखने के लिए और कुछ अपना भी इम्प्रेशन जमाने के लिए नई दिल्ली में खूब बदलाव होने लगे। सड़कों की मरम्मत करवाई गई और इमारतों का भी रंगरोगन करवाया गया, मानो दिल्ली का श्रृंगार किया जा रहा हो। लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने आई और वह थी ज्योर्ज पंचम की मूर्ति की नाक। तो पहले कभी इस नाक के हटाने लगाने के ऊपर खूब बहस, खूब आंदोलन हुए थे। तो अचानक एक दिन इंडिया गेट के सामने खड़ी इस लाट यानी मूर्ति की नाक गायब हो गई, जबकि हथियार वाले कई पहरेदार भी तैनात किए गए थे। तो अब इंग्लैंड की रानी यहाँ आए और देखे कि उनके पूर्वज की लाट की नाक ना हो, यह दिल्ली वालों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी। मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें सबका यही मानना था कि किसी न किसी तरह नाक लगानी पड़ेगी, वरना भारत की भी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। सारा सलाह मशवरा होने के बाद दिल्ली में एक बड़े मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ज़रा गरीब था, इसीलिए उसे पैसों की भी काफ़ी ज़रूरत थी। मीटिंग के हुक्कामों यानी सभासदों के निराश चेहरों को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तब उसने उनसे कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर यह बताया जाए कि मूर्ति कब और कहाँ लगी थी और उसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। इस बारे में खूब छानबीन की गई, क्लर्क को काम सौंपा गया और फाइलें भी देखी गईं, पर कुछ पता नहीं चल पाया। तब फिर उस मूर्तिकार ने कहा कि परेशान मत होइए, मैं देश के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज के लाऊंगा। उसकी बात पर सभा के सभी लोगों को विश्वास हो गया और उनकी जान में जान आई। इस बारे में अखबारों ने भी खबर छापी। मूर्तिकार खूब दूर दूर तक गया, परंतु अंत में निराश होकर ही लौटा। उसने उन्हें बताया कि ज़रूर ये पत्थर जिससे मूर्ति बनी है वह विदेशी है। अब सभापति भी गुस्से में आ गए। वे बोले कि जब हिंदुस्तान में विदेशी तौर तरीके और रहन सहन भी मिल सकते हैं, तो विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तब मूर्तिकार को एक आइडिया आया।
वो बोला कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, बस शर्त ये है कि ये बात मीडिया तक ना पहुँचे। सभापति भी खुश हो गए, दरवाजे बंद करवाए गए और तब मूर्तिकार बोला कि जो हमारे देश के नेताओं की मूर्तियाँ हैं, अगर उनकी नाक इस पर फिट बैठ जाए तो उसे उतार लिया जाए। तो आप यहाँ ये देखिए कि नाक मान सम्मान का प्रतीक होता है। हमारे देश के लोग आज़ादी पाने के बावजूद उस गुलाम मानसिकता के शिकार थे कि विदेशियों की इज्जत के लिए अपने देश के वीरों की नाक भी उतारने को तैयार थे। खैर, इस बात की इजाज़त दी गई और मूर्तिकार जॉर्ज की नाक का नाप लेकर फिर देश दौरे पर निकले। तो अब मूर्तिकार जगह जगह फिरा, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से गुजरात और फिर बंगाल, बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मद्रास, केरल, मैसूर, पंजाब, हर जगह गया। न जाने कितने ही देशभक्तों की मूर्तियों की नाक देखी, लेकिन किसी की भी नाक का नाप फिट नहीं बैठा। एंड में वो दिल्ली आ गया और फिर अपना आइडिया रखा कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 के जो शहीद बच्चों की मूर्तियां हैं, शायद उन्हीं की नाक फिट बैठ जाए। लेकिन इस आइडिया ने भी काम नहीं किया। अब इतने टाइम में तो दिल्ली में सब तैयारियां हो चुकी थी, जॉर्ज की मूर्ति भी तैयार थी, बस उसकी नाक नहीं थी। अब अगर नाक नहीं रही तो रानी के आगे अपनी नाक कट जाएगी। अब मूर्तिकार तो मजबूर था, हार मानने वाला कलाकार था नहीं वो, तो उसने अपना आखिरी प्रस्ताव रखा। कमेटी के कमरे के दरवाजे फिर से बंद करवाकर उसने ये आइडिया रखा कि क्योंकि नाक बहुत ज़रूरी है, इसलिए 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी जाए। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। वो घबराए भी, पर मजबूरी के कारण ऐसा करने की इजाज़त दी गई। अब इस बारे में अखबारों में बस इतना ही छपा कि नाक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और लाट पर नाक लग गई है। अब क्योंकि जिंदा नाक लगा रहे थे, वो सूखे ना, इसके लिए मूर्ति के पास का तालाब साफ़ किया गया और उसमें साफ़ पानी भरा गया। जिंदा नाक वाली बात जनता को नहीं पता थी। एंड में नाक मूर्ति पर लग गई और इस बारे में अखबारों ने भी न्यूज़ छापी। लेकिन एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कोई उद्घाटन का काम नहीं हुआ, ना कोई ऑफिशियल मीटिंग हुई, ना कोई स्वागत वगैरह। सभी अखबार खाली थे। क्यों? क्योंकि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वो भी बुत यानी मूर्ति के लिए। यहाँ तो जॉर्ज की नाक के लिए पूरे देश की इज्जत कुर्बान कर दी गई थी। आखिर ऐसी आज़ादी का फ़ायदा ही क्या? तो दोस्तों, यहीं पर हमारा यह पार्ट समाप्त होता है। मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि पाठ में कमलेश्वर क्या कहना चाहते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, माफ़ करिएगा अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई या फटी हुई आ रही हो। असल में इस समय दिक्कत ही इतनी है कि वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं है, पर लेकिन रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने बनाई। अब अगर आपको भी कोई और वीडियो बनवानी हो तो ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू आप सबके कमेंट्स के लिए, एक बार फिर से दिल से थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। बाय बाय।